बुसेल एयरबेस, जर्मनी। जर्मन वायु सेना के तकनीशियन नाटो के सबसे ताकतवर हथियारों में एक को तैयार कर रहे हैं। टॉरस KPD-350 एक क्रूज मिसाइल है जिसे एक खास मिशन के लिए डिजाइन किया गया है, उन लक्ष्यों को नष्ट करना जिन्हें दूसरी मिसाइलें नहीं मार सकती। इसकी गुप्त ताकत आधा टन वजनी वारहेड। पहले विस्फोटक चार्ज मजबूत कंक्रीट बंकरों को भेदता है, फिर 2 मीटर लंबा स्टील पेनिट्रेटर सचमुच मंजिलों को चीरता हुआ अंदर जाता है और सिर्फ तब फटता है जब वह भूमिगत ठिकाने के केंद्र तक पहुंच जाता है। यह मिसाइल 500 किलोमीटर तक उड़ सकती है, जमीन के बहुत करीब उड़ सकती है, रडार से अदृश्य रहती है और किसी इमारत की किसी खास मंजिल को सटीकता के साथ निशाना बना सकती है। पूरा उड़ान योजना फिर मिसाइल में लोड कर दी जाती है जब वह अभी भी जमीन पर होती है। गति, ऊंचाई, रास्ता और लक्ष्य सब डोप में 23 साल लक्ष्य सब कुछ प्रोग्राम्ड है। एक बार हवा में पहुंचने के बाद टॉर्नेडो फाइटर जेट टॉरस को लक्ष्य से सैकड़ों किलोमीटर दूर छोड़ देता है और फिर मिसाइल खुद नियंत्रण संभाल लेती है। पूरी तरह से स्वायत्त 4 नेविगेशन सिस्टम यह सुनिश्चित करते हैं कि वह हमेशा हमेशा लक्ष्य को ढूंढ ले। टॉरस को जर्मनी और स्पेन के लिए विकसित किया गया था, लेकिन नवंबर 2025 में एक तीसरे देश ने ऐसा ऑर्डर दिया जिसने यूरोप में खेल पूरी तरह बदल दिया। स्वीडन, एक देश जो 200 सालों से तटस्थ रहा है, एक देश जिसने कभी किसी को धमकी नहीं दी, एक देश जो 2024 तक नाटो का सदस्य भी नहीं था। और यही वह बात है जो व्लादिमीर पुतिन की नींद उड़ा रही है। टॉरस, जिसकी पहुंच 500 किलोमीटर है, वह तो सिर्फ शुरुआत है जो स्वीडन योजना बना रहा है, क्योंकि स्वीडन असल में जो चाहता है वह इससे भी ज्यादा ताकतवर है और यही सब कुछ बदल देता है। स्वीडन के इस फैसले से क्रेमलिन क्यों डरा, यह समझने के लिए जानना होगा कि 25 नवंबर 2025 को क्या हुआ था। उस दिन स्वीडन के रक्षा प्रमुख जनरल कार्ल जोहान एडस्ट्रॉम ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी, एक रिपोर्ट जो एक युग के अंत को दर्शाती है। दस्तावेज ये सीधा साधा है। स्वीडन को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें खरीदनी है, न कि टॉरस जैसी 500 किलोमीटर की मिसाइलें। स्वीडन ऐसी मिसाइलें चाहता है जो 2000 किलोमीटर तक उड़ सकें। और जनरल ने कारण स्पष्ट कर दिया, अगले 2 से 5 वर्षों में रूसी सैन्य खतरा बढ़ेगा। एक पल के लिए सोचिए, स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी है से लेकर मॉस्को जो रूस की राजधानी है तक की दूरी 1230 किलोमीटर है। स्वीडन से छोड़ा गया 2000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल न सिर्फ मॉस्को तक पहुंच सकता है, बल्कि वह आसानी से मॉस्को को पार भी कर सकता है। लेकिन रुको, स्वीडन तटस्थ देश नहीं था, वही जिसने दोनों विश्व युद्धों से दूरी बनाई थी। आखिर हुआ क्या था? जवाब है पुतिन। जब रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया तो स्वीडन ने कुछ महसूस किया। अब तटस्थता किसी की रक्षा नहीं करती। आधुनिक दुनिया में भूगोल भी ढाल नहीं है। मार्च 2024 में 200 साल की तटस्थता के बाद स्वीडन नाटो में शामिल हुआ। नेतृत्व की दृढ़ता, असाधारण कूटनीति जो उसने अपनाई, जिससे हर सवाल का जवाब मिला, हर चुनौती का सामना हुआ, हर बाधा को पार किया गया। लेकिन नाटो में शामिल होना सिर्फ पहला कदम था। दूसरा कदम वही है जो हम अब देख रहे हैं। स्वीडन सिर्फ गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहता, वह ताकतवर बनना चाहता है। ऐसी ताकत जो रूस के दिल पर वार कर सके। और पुतिन? खैर, उसे इस बात की काफी चिंता हुई होगी। कारण? यह सब उसी ने किया था। नाटो का विस्तार रूस के लिए खतरा जैसी बातें गलत साबित हुई। पुतिन को अपनी चाहत के विपरीत नतीजा मिला। फिनलैंड, जिसकी रूस से 1340 किमी सीमा है, नाटो में शामिल हुआ।
स्वीडन ने 200 साल की तटस्थता छोड़ दी है और अब मॉस्को यूरोपीय मिसाइलों की पहुंच में है। स्वीडन के रक्षा मंत्री पॉल जॉनसन ने इसे पूरी स्पष्टता के साथ समझाया। यूक्रेन में युद्ध के अनुभव से पता चलता है कि रूस अपनी लंबी दूरी की क्षमताओं को आक्रामक रूप से विकसित कर रहा है। क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, लंबी दूरी के ड्रोन। स्वीडन को इस खतरे के खिलाफ और मजबूत प्रतिरोध बनाना होगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। स्वीडन ने साफ कहा है कि वह इन मिसाइलों का उपयोग कब करेगा? केवल तभी जब नाटो का अनुच्छेद 5 लागू किया जाएगा। अनुच्छेद 5 सीधा है। नाटो के किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है। हर किसी को मदद करना जिम्मेदारी है, यह समझदारी है। पहली बात, क्योंकि यह स्वीडिश मिसाइलों को एक रक्षात्मक झंडे के तहत रखता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यह वैध सामूहिक रक्षा है, आक्रामकता नहीं है। दूसरा कारण, यह स्वीडन की सुरक्षा करता है। चूंकि अब स्वीडन नाटो का सदस्य है, अगर रूस स्वीडन की जमीन पर हमला करता है तो यह अपने आप अनुच्छेद 5 को सक्रिय कर देता है। पुतिन स्वीडन पर हमला नहीं कर सकते और इस शर्त का बहाना बनाकर जवाबी कार्रवाई से बच नहीं सकते। यह मूल रूप से मॉस्को के लिए एक साफ संदेश है। अगर आप हम पर हमला करेंगे तो मॉस्को हमारे मिसाइलों का असर महसूस करेगा। मुझे पता है कि आप में से कई लोग इस समय सोच रहे होंगे, आखिर ये मिसाइलें कौन सी हैं? देखिए, जनरल एडस्ट्रॉम की रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है। उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि स्वीडन को 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की जरूरत है। कुछ उम्मीदवार पहले ही सामने आ रहे हैं, जैसे टॉरस, जिसे हमने शुरुआत में देखा था। स्वीडन ने ग्रिपेन जेट्स के लिए टॉरस मिसाइलें ऑर्डर की हैं, लेकिन इनमें एक समस्या है। इसकी 500 किलोमीटर की रेंज स्वीडन की चाही गई 2000 किलोमीटर की रेंज के करीब भी नहीं पहुंचती। फिर भी टॉरस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें अनोखी क्षमताएं हैं। मेफिस्टो वॉरहेड, जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया, सिर्फ बंकर नहीं भेजती, इसमें खाली जगह के सेंसर भी हैं। मिसाइल सचमुच यह पता लगाती है कि वह कब किसी खाली जगह जैसे बंकर या सुरंग के अंदर है, उसके बाद ही विस्फोट करती है। यह सुनिश्चित करता है कि विस्फोट सही जगह पर हो, जिससे नुकसान अधिकतम हो सके। और भी है, टॉरस नीचे उड़ता है, जमीन के साथ साथ चलता है। यह 4 अलग अलग नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करता है: जीपीएस, इनर्शियल नेविगेशन, टेरेन रिकॉग्निशन और अंतिम हमले के लिए एक इंफ्रारेड सेंसर। अगर एक सिस्टम भी फेल हो जाए तो बाकी सिस्टम यह सुनिश्चित करते हैं कि मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। क्या आप जानना चाहते हैं कि स्वीडन 500 और 2000 किलोमीटर के बीच का फर्क कैसे पूरा करेगा? तो एक अस्थायी समाधान पहले ही सामने आ चुका है: टॉरस मिसाइलों को रूस के नजदीक मित्र देशों में तैनात करना। फिनलैंड के बारे में सोचिए। देश की राजधानी हेलसिंकी से रूस के उत्तर पश्चिम में स्थित महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों की दूरी स्टॉकहोम की तुलना में बहुत कम है। फिनलैंड के पूर्वी हिस्से से दागी गई एक टॉरस मिसाइल उन रणनीतिक लक्ष्यों को भेद सकती है जो स्वीडन से दागे जाने पर उसकी पहुंच से बाहर होते। मॉस्को अब भी पहुंच से बाहर रहेगा, क्योंकि हेलसिंकी रूसी राजधानी से 890 किलोमीटर दूर है, लेकिन कई अन्य महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने असुरक्षित हो जाएंगे। सच्चाई यह है कि स्वीडन पूरी तरह से इस लंबी दूरी की क्षमता हासिल करने पर केंद्रित है, और इसका कारण एक ही है: यूक्रेन युद्ध ने आधुनिक युद्ध के कड़े सबक सिखाए, और सबसे बड़ा सबक यह है, दूरी मायने रखती है, बहुत ज्यादा। कई सालों तक यूक्रेन ने लंबी दूरी के हथियारों के लिए गुहार लगाई, ऐसे मिसाइल जो दुश्मन की जमीन में गहराई तक रूसी ठिकानों को निशाना बना सके। गोला बारूद के भंडार, हवाई अड्डे, कमांड सेंटर। तर्क सीधा है, अगर आप रूस को गहराई में निशाना बना सकते हैं तो आप दुश्मन को उसकी लॉजिस्टिक्स, उसके विमान, उसके कमांड सिस्टम पीछे हटाने के लिए मजबूर कर देते हैं। इससे उनके लिए सब कुछ जटिल हो जाता है। और जब यूक्रेन को आखिरकार इनमें से कुछ हथियार मिल गए तो नतीजे चौंकाने वाले थे। लेकिन यूक्रेन सिर्फ पश्चिमी मदद का इंतजार नहीं कर रहा था, उन्होंने अपनी खुद की समाधान विकसित करना शुरू कर दिया। मैं आपको 2 हैरान कर देने वाली कहानियां सुनाता हूं
जिन्होंने स्वीडन के युद्ध के बारे में सोचने का तरीका बदल दिया। इनमें से पहली हाल ही में हुई थी नवंबर 2025 में। यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस ने FP1 नामक ड्रोन का इस्तेमाल करके एक उड़ते हुए रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। हेलीकॉप्टर रोस्तोव क्षेत्र के कुटेनिकोवो के पास था। दूसरे शब्दों में वह फ्रंटलाइन से 190 किलोमीटर पीछे था। अब जरा रुकिए, कैसे एक ड्रोन ने हवा में एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया, वो भी दुश्मन के गहरे इलाके में? इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। FPU एक आकर्षक है। यह प्लाईवुड से बना है। बिल्कुल सही, लकड़ी। यह लागत को कम रखता है, लगभग $55,000 प्रति यूनिट, और रडार सिग्नेचर को भी कम करता है। इसकी रेंज 1600 किलोमीटर है और यह 60 से लेकर 120 किलो तक विस्फोटक ले जा सकता है। इसने साबित किया है कि लंबी दूरी की प्रणालियां वो सिर्फ स्थिर नहीं बल्कि और भी लक्ष्यों को मार सकती हैं। वे दुश्मन के हवाई क्षेत्र पर ठीक उसके अपने इलाके के अंदर कब्जा कर सकते हैं। स्वीडन के लिए सबक साफ है। 2000 किलोमीटर की मिसाइलें सिर्फ मॉस्को में इमारतों को निशाना बनाने के लिए नहीं होंगी। इनका इस्तेमाल कोला प्रायद्वीप और लेनिनग्राद जिले में मूल ठिकानों पर रूसी हवाई अभियानों को दबाने के लिए किया जा सकता है। दूसरी कहानी फ्लेमिंगो मिसाइल के बारे में है। उसी यूक्रेनी कंपनी ने जिसने FP1 फायर पॉइंट बनाया था, एक क्रूज मिसाइल भी विकसित की है जिसका नाम है FP5 फ्लेमिंगो, और ये मिसाइल एक दानव है। इसकी रेंज 3000 किमी है और इसमें 1150 किलो की वारहेड है। तुलना के लिए टॉरस में 480 किलो है। फ्लेमिंगो उससे भी ज्यादा, 2 गुना से भी अधिक है। यह एक कमर्शियल टर्बोफैन इंजन इस्तेमाल करता है, वही टाइप जो ट्रेनिंग जेट्स में इस्तेमाल होता है। और फायर पॉइंट का दावा है कि वह हर महीने 30 मिसाइलें बना सकती है और साल में यह संख्या बढ़ाकर 2500 तक की जा सकती है। इसकी तुलना यूरोप में एडवांस्ड मिसाइलों के उत्पादन से करें, वह काफी धीमा है। फ्लेमिंगो की सोच अलग है। वे जटिलता के बजाय मात्रा को प्राथमिकता देते हैं। बहुत एडवांस्ड मिसाइलें बनाने की बजाय ज्यादा असरदार साधारण मिसाइलें बनाओ। और यही एक सबक है जिसे स्वीडन बहुत गंभीरता से ले रहा है। यूक्रेन में सीखे गए सबक बहुत कीमती हैं और स्वीडन उनसे सीख रहा है। देश सिर्फ टॉरस पर ही नहीं बल्कि यूरोपीय दीर्घकालिक परियोजनाओं पर भी नजर रखे हुए हैं। उनमें से एक है ELSA कार्यक्रम। यह फ्रांस के नेतृत्व में एक पहल है जिसमें यूरोपीय सहयोगी शामिल हैं, जिसका उद्देश्य 1000 से लेकर 1400 किलोमीटर तक की रेंज वाले क्रूज मिसाइलों का विकास करना है। इसका उद्देश्य यूरोप में बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी एकल आपूर्तिकर्ता पर निर्भर नहीं रहना। ELSA अभी तैयार नहीं है, लेकिन जब यह तैयार हो जाएगा तो यह स्वीडन को और विकल्प देगा। जितने ज्यादा विकल्प उतनी ज्यादा रणनीतिक लचीलापन। अब एक और कारक है जो पुतिन के लिए एक बुरा सपना बन गया है, भूगोल। देखिए, बाल्टिक सागर पहले एक विवादित क्षेत्र हुआ करता था। एक तरफ नाटो के देश थे और दूसरी तरफ रूस। लेकिन अब फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के बाद बाल्टिक वह बन गया है जिसे कुछ विश्लेषक नाटो की झील कहते हैं। यह लगभग पूरी तरह गठबंधन के सदस्यों से घिरा है, जिससे रूस के लिए सब कुछ बदल जाता है। पहले रूस बाल्टिक सागर में अपनी सेनाएं और जहाज अपेक्षाकृत स्वतंत्रता के साथ चला सकता था। अब रूस की हर गतिविधि पर नाटो के कई देशों द्वारा बारीकी से नजर रखी जाती है, जिनके पास उन्नत निगरानी क्षमताएं हैं। और भी है, स्वीडिश मिसाइलें अकेले काम नहीं करेंगी, उन्हें नाटो की सेनाओं के साथ जोड़ा जाएगा। स्वीडन फिनलैंड बाल्टिक देशों व अन्य जगहों पर मिसाइलें तैनात कर सकता है। इससे रूसी लक्ष्यों पर हमले के कोण कई गुना बढ़ जाते हैं। पुतिन एक ही समय में सभी दिशाओं की रक्षा नहीं कर सकते, यही नई हकीकत है। इसके अलावा स्वीडन अपने सैन्य ठिकानों और नागरिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए अपने GDP का 1.5% हिस्सा समर्पित कर रहा है। यह सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि पूरे देश की तैयारी की बात है। मजबूत बंकर, बिखरी हुई लॉजिस्टिक्स, प्रशिक्षित आबादी,
और इसके पीछे एक विचार है, संपूर्ण रक्षा। विचार यह है कि स्वीडन बाल्टिक और सुदूर उत्तर में नाटो के अभियानों के लिए एक रणनीतिक बैकअप बेस बन जाए, एक ऐसा देश जो हमले को झेल सके और लड़ाई जारी रख सके, एक ऐसा देश जो अपनी ताकत दिखा सके। यह वह प्रकार की स्थिति नहीं है जिसे आप रातों रात अपना सकते हैं। यह एक गहरी परिवर्तन है और पुतिन इसे वास्तविक समय में होते हुए देख रहे हैं। सच तो यह है कि स्वीडन वही बन गया है जिसे पुतिन रोकना चाहते थे। कई वर्षों तक पुतिन ने यह कहानी गढ़ी कि नाटो का विस्तार रूस के लिए खतरा है। उन्होंने यूक्रेन पर इस बहाने हमला किया कि वे यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकना चाहते हैं। नतीजा यह रहा कि नाटो मजबूत हुआ, फिनलैंड और स्वीडन शामिल हुए और रूस नाटो सीमा दोगुनी से ज्यादा हो गई। और अब वे देश जो कभी खतरा नहीं थे, वे ऐसे हथियारों से लैस हो रहे हैं जो रूस के दिल तक पहुंच सकते हैं। पुतिन ने जिस राक्षस से डरते थे वही पैदा किया और अब वो राक्षस ऐसी मिसाइलें ले रहा है जो उसके दिल तक पहुंच सकती हैं। यहाँ मुख्य संदेश बहुत सीधा है। आधुनिक दुनिया में तटस्थता सुरक्षा नहीं देती, भूगोल कोई रक्षा नहीं है। जब आप पड़ोसियों को धमकाते हैं तो वे पूरी तरह हथियारों से लैस हो जाते हैं। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि स्वीडन का 200 साल की तटस्थता छोड़ने का फैसला सही था, या उसे यूक्रेन में युद्ध के बावजूद तटस्थ ही रहना चाहिए था? कमेंट्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। और अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे भू राजनीति में भी रुचि हो। ऐसी और विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।